भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर स्टेट के अध्यक्ष श्री युगल किशोर जी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री जेपी नड्डा जी और इस लोकप्रिय सांसद और यहां के प्रभारी श्री अविनाश राय जी खन्ना, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्री शमशेर बहादुर सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी श्री कविंद्र गुप्ता, श्री बाली भगत, श्री राजू जसरोटिया और हमारी कश्मीर वैली से जनाब जीएम मीर साहब और हमारे लद्दाख के माने जाने नेता ऐसे थुपसन सुमांग जी, श्री पुरुषोत्तम जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री पवन खजूरिया, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जो मैं दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के हम सब सारे लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा दृश्य कभी हमको देखने को मिलेगा। और आज आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है और इतना ही नहीं, तालियों की गड़गड़ाहट के द्वारा आप लोगों ने स्वागत किया है। और मैं जानता हूं जम्मू और कश्मीर की आन बान शान की प्रतीक या पगड़ी भी हम लोगों के सिर पर पहनाकर आप लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर जम्मू कश्मीर के सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का खैर मकदम करता हूं। कौन नहीं जानता इस सच्चाई को कि जम्मू कश्मीर भारत माता का यह मुकुट है। बहनों भाइयों, यदि भारत माता का यह मुकुट हमारे पास है और भारत का यह अभिन्न अंग है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी को है तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबसे बड़ा योगदान है। मैं उन्हें भूल नहीं सकता। शायद यदि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में अपना बलिदान न दिया होता बहनों भाइयों, तो आज मुझे भी और नरेंद्र भाई को भी यहां पर यदि आना होता तो शायद पासपोर्ट और परमिट लेकर यहां पर आना होता। लेकिन इससे निजात दिलाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से भी आज उनकी स्मृति को, उनकी याद को शीश झुकाकर नमन करता हूं। और बहनों भाइयों, यह राज्य बहुत ही संवेदनशील है। मैं जानता हूं हमारे पड़ोसी देश चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, उसके बगल में बसा हुआ हमारा यह राज्य है। यहां इस राज्य की जनता को किन मुसीबतों से जूझना पड़ता है उससे भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। और मैं जानता हूं आतंकवाद के संकट से भी जम्मू कश्मीर की जनता को जूझना पड़ता है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि चाहे जम्मू कश्मीर हो अथवा हिंदुस्तान हो, यदि यहां पर आतंकवादी गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं तो यह केवल पाकिस्तान की धरती से प्रायोजित जो आतंकवाद है उसके कारण बढ़ रही हैं, नहीं तो शायद आतंकवादी गतिविधियों का नामो निशान हमको इस हिंदुस्तान में देखने को न मिलता। लेकिन कौन इस सच्चाई को भूल सकता है? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो पहला अवसर था जबकि कश्मीर घाटी हो अथवा जम्मू हो, आतंकवादी गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई थी। और इसका श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं तो मैं जम्मू कश्मीर दोनों की जनता को इसका श्रेय देना चाहता हूं, अपने सेना के जवानों को श्रेय देना चाहता हूं, अपने अर्धसैनिक बलों को भी इसका मैं श्रेय देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आतंकवाद को कम करने में उस समय अपना बलिदान किया है, ऐसे सारे शहीदों को भी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ ही शहीद हुए, बलिदान देने वाले सारे दिवंगत आत्माओं को भी भाजपा की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं
कि आपने जिस लक्ष्य को सामने रखकर अपना बलिदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी आपके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी, यह आपको मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, आजादी हासिल होने के बाद यदि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के मामले को अपने हाथ में न लिया होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल के यदि हाथों में, जैसे इस देश के अन्य राज्यों के विलय का सवाल उनके हाथों में था, हल करने का मामला उनके हाथों में था, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल के यदि हाथों में रहा होता, तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में भी जो विकास हुआ है, वही विकास आज हमें जम्मू और कश्मीर में भी देखने को निश्चित रूप से मिलता। लेकिन मुझे बेहद तकलीफ होती है जब किसी राजनेता के द्वारा, किसी मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा जाता है कि ठीक है, भारत का यह विभाजित अंग तो है, लेकिन पूर्ण मर्जर नहीं हुआ है, पूर्ण विलय जम्मू कश्मीर का नहीं हुआ है। स्वाभाविक रूप से हमारे पड़ोसियों के हौसले इस प्रकार के वक्तव्यों के कारण बढ़ते हैं। शायद उन्हें यह सच्चाई की जानकारी नहीं है। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में जम्मू कश्मीर 15वें स्थान पर आता है और भारत के संविधान के आर्टिकल 1 यह कहती है कि जो पहली अनुसूची में राज्य शामिल हैं, वह भारत के अभिन्न अंग हैं। इसलिए इस हकीकत को किसी को झुठलाना नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमसे इसे अलग नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर के संविधान पर भी नजर डालकर कोई देखे, बहनों भाइयों, धारा 3 जम्मू कश्मीर के संविधान की भी यह कहती है कि जम्मू कश्मीर यह इंटीग्रल पार्ट है यूनियन ऑफ इंडिया को, और साथ ही उसकी आर्टिकल 147 यह कहती है, उसमें चाहे जम्मू कश्मीर चाहे कोई भी चाहे देश इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। इस सच्चाई को भी समझना चाहिए। जब कोई इस जम्मू कश्मीर को लेकर कोई सवाल खड़े करता है, बहनों भाइयों, हम लोगों को बेहद पीड़ा होती है। पाकिस्तान चाहे चीन, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? पाकिस्तान और चीन दोनों के बीच इस समय ऑल वेदर फ्रेंडशिप हो चुकी है। चाइना किस प्रकार से पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट और बाल्टिस्तान में आकर उसकी सेना ने अपने पांव जमा लिए, क्यों ऐसा होने पाया है? मैं इसके लिए भारत सरकार की कमजोरी को भी सबसे बड़ा कारण मानता हूं, नहीं तो कदापि ऐसा नहीं होने पाता। आपने देखा लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में चीन की सेना 21 दिनों तक आकर वहां टेंट तंबू गाड़कर अपने पांव जमा कर वहां पर बैठी थी। फिर हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्री ने कहा चीन के साथ बातचीत हो गई है, दोनों देशों की सेनाएं वापस हो गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार के विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से, कैसे, क्या बात हुई है? देश जानना चाहता है। अरे चीन की सेना भारत की धरती पर आई थी, चीन की सेना वापस चली जाए, यह बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन आपने यह कैसे कह दिया कि दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हट गई हैं, भारत की सेना कैसे पीछे हटी? इस सवाल का जवाब इसे हिंदुस्तान की जनता आपसे चाहती है। लेकिन दौलत बेग ओल्डी के साथ साथ मैं डामशोक की जनता को बधाई देना चाहता हूं। चीन चाहता था कि 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में है, जो हम जश्न मनाते हैं, उस दिन वहां पर भारत का तिरंगा झंडा न फहराया जाए, लेकिन केवल 80 परिवार डामचौक में रहते हैं। बहनों भाइयों, उनकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने उनके विरोध के बावजूद वहां पर भारत का तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस, आजादी के दिवस का जो है जश्न मनाया था। लेकिन दुख होता है जिस देश की जनता इतनी बहादुर हो, उस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो। प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर में चीन की राजधानी बीजिंग में जाकर एक समझौता कर डाला है। समझौता आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समझौते का नाम है
बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट कोऑपरेशन, और इस बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट कोऑपरेशन का सेक्शन 6 यह कहता है कि यदि चीन की सेना गश्त करते करते भारत में आ जाती है, भारत की सेना गश्त करते करते चीन में आ जाती है, तो दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को टेल ऑफ नहीं करेंगी, यानी पीछे नहीं ढकेलेंगी उनको। यह समझौता करके हमारे प्रधानमंत्री जी आए। बहनों भाइयों, हमारे भारत के सेना के जवान कभी चीन की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करते। जब भी किया है तो बराबर चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की है। क्या प्रधानमंत्री जी आप यह चाहते हैं चीन की सेना गश्त करते करते भारत के अभिन्न भाग अरुणाचल प्रदेश तक आ जाए और हम हाथ जोड़कर कहते हैं, अरे मेरे चीन के सेना भाइयों, आप वापस चले जाइए? क्या भारत की सेना से आप उम्मीद करते हैं? बहनों भाइयों, अजीबो गरीब हालात इन्होंने पैदा कर दिया। इतना बड़ा समझौता करते हुए भारत की संसद को भी इन्होंने विश्वास में लेना या गवारा नहीं समझा। संसद का सत्र 5 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है और मैं कहना चाहता हूं इस सवाल को भारतीय जनता पार्टी संसद में खड़ा करेगी और यह कहेगी जो समझौता हुआ है वह संसद के पटल पर रखा जाना चाहिए। बिना संसद को विश्वास में लिए प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा समझौता कर डाला है। बहनों भाइयों, चीन की हालत यह है, कभी अरुणाचल को कहता है कि वह हमारा हिस्सा है, कभी कश्मीर के लोगों को भी कहता है स्टेपल्ड वीजा, नथी किया हुआ वीजा जारी किया जाएगा। जो शेष हिंदुस्तानियों के लिए वीजा जारी नहीं किया जाता है उससे अलग जारी किया जाएगा, दावे पेश करता है और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, यदि चीन ऐसी हरकतें करता है, कहता है अरुणाचल और कश्मीर के रहने वाले लोगों को नथी किया हुआ वीजा जारी किया जाएगा, तो डंके की चोट पर चीन को बता दीजिए, यदि अरुणाचल और कश्मीर के रहने वालों को नथी किया हुआ वीजा जारी किया जाएगा तो तिब्बत में रहने वालों को भी भारत की सरकार नथी किया हुआ वीजा जारी करेगी। यह दो टूक जवाब उन्हें दिया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, मैं जम्मू कश्मीर के हालात से भी अच्छी तरह परिचित हूं, कई बार आया हूं इसके पहले। मैं कह सकता हूं हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था है उस संबंध में मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। क्या किया है यहां की सरकार ने? सरपंच हमारे मारे जा रहे हैं, आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हो रहे हैं, चाहे यहां जम्मू कश्मीर की सरकार हो, एनसी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, या दिल्ली की सरकार हो, यह उन्हें संरक्षण नहीं दे पा रही है। यह धारा 370 के रहते हुए जो संविधान का 73वां और 74वां यह संशोधन है लागू नहीं हो सकता जम्मू कश्मीर में। कैसे हम लोकतंत्र की जड़ों को जम्मू कश्मीर में मजबूत करेंगे? मैं यहां के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, यहां के कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं। बहनों भाइयों, हमारा यह कहना है कि यहां पर भी 73वां, 73rd, 74th यह कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट लागू किया जाना चाहिए और हमारे सरपंचों को सारे के सारे यह अधिकार दिए जाने चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है। धारा 370 का जहां तक सवाल है, बहनों भाइयों, मैं जानता हूं कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर की जनता के जज्बात के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के भावनाओं के साथ उसे जोड़ने की कोशिश की। मैं आज यह कहना चाहता हूं, अब समय आ गया है कि धारा 370 पर जम्मू कश्मीर के अंदर बहनों भाइयों आपके बीच बहस होनी चाहिए। यदि धारा 370 से जम्मू कश्मीर का कोई लाभ है, यहां की गरीबी दूर हुई है, बेरोजगारी दूर हुई है, यदि यहां का विकास हुआ है, तो धारा 370 को हम भी स्वीकार करेंगे। यदि इसके कारण लाभ नहीं हुआ है तो धारा 370 को समाप्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, यह फैसला आप लोगों के हाथों में मैं छोड़ता हूं। अजीबोगरीब हालात, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर से बड़ी संख्या में लोग, लगभग 10 लाख से अधिक संख्या में लोग विस्थापित होकर यहां आए और हमारी जम्मू कश्मीर की 24 विधानसभा खाली पड़ी रहती हैं। यह उनके द्वारा भरा जाएगा? क्यों नहीं भरा गया? मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछना चाहता हूं और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, किसके लिए ये सीटें खाली पड़ी हैं?
यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी बहनों भाइयों, तो जिनके लिए यह सीटें खाली हैं, यह सीटें उनके द्वारा भरी जाएंगी। यह भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में अपना आवश्यक कदम उठाएगी, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापित हों, चाहे 1965 और 71 के हमारे विस्थापित हों, उनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा। सम्मानजनक जिंदगी जीने का क्या प्रधानमंत्री जी उनको अधिकार नहीं है? क्यों नहीं? उनको जो अधिकार मिलने चाहिए वह दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बहनों भाइयों, हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम नेशनल रिफ्यूजी वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी एक बनाएंगे, ताकि जो भी हमारे विस्थापित हैं उनको भी सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार हम मुहैया करा सकें। यह मुकम्मल व्यवस्था करें। अपने ही देश में कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं, कश्मीरी पंडितों का भी कैसे रिहेबिलिटेशन हो सकता है, कैसे उन्हें पुनर्स्थापित किया जा सकता है, इसकी मुकम्मल व्यवस्था करें। बहनों भाइयों, अब समय आ गया है कि आपको यह फैसला करना पड़ेगा। कांग्रेस ने 67 वर्षों में 55 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में हुकूमत की है। कौन नहीं जानता इस सच्चाई को कि 55 वर्षों की अपनी अखंड हुकूमत में, जिसमें 40 वर्षों तक लगभग एक ही परिवार की हुकूमत रही है, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है। महंगाई सरकार के आते ही, जब भी कांग्रेस की सरकार आई, बढ़ने का सिलसिला जारी हो जाता है। फिर से 9.5 वर्षों से केंद्र में इनकी सरकार आई है, महंगाई भी तेजी के साथ बढ़ रही है। भ्रष्टाचार, जल थल नभ तीनों में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान यदि किसी ने स्थापित किए हैं तो यह कांग्रेस की सरकार ने किए। क्या इस सच्चाई को आप नकार सकते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को बांधे रखने में यदि किसी भारत माता के लाल ने सफलता प्राप्त की है तो उस भारत माता के लाल का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। और देश की अर्थव्यवस्था को वह ताकत हम लोगों ने दिया था कि भारत ही नहीं, दुनिया का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि हिंदुस्तान में ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रही तो अब दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते यह भारत या दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा और सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। यह विश्वास, और आज हालात बदल चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा गिरी है बहनों भाइयों, कांग्रेस के कारण गिरी है। और उस प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए ही जिस व्यक्ति पर हिंदुस्तान की जनता का भरोसा है, जिन्हें हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है, जिनके ऊपर हिंदुस्तान की जनता का भरोसा है, यदि भरोसा किसी को देखना है कि उस शख्सियत पर भरोसा देश की जनता का है कि नहीं है, तो एक बार इस जम्मू कश्मीर के स्टेडियम में भी आकर देख ले कि उस शख्सियत पर भरोसा है कि नहीं है। ऐसे हमारे श्री नरेंद्र जी मोदी, बहनों भाइयों, आज उस नरेंद्र मोदी को भी बराबर बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। आज से नहीं, वर्षों से मैं जानता हूं बहनों भाइयों, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए बिरले ही ऐसे हिंदुस्तान में लोग बचे हैं कि जिनके ऊपर कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि एक भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। एक ऐसे शख्सियत नरेंद्र भाई को हम लोगों ने इस प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में इस हिंदुस्तान में पेश किया। कभी कुछ कहेंगे, आज जम्मू कश्मीर में खड़ा हूं, आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं। कहा जाता है सांप्रदायिकता भड़केगी नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने से। बहनों भाइयों, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। केवल 12 वर्षों में एक दंगा हुआ है। दंगा कहीं पर भी हो, चाहे जिस रूप में भी हो, उसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भी आलोचना की जाए, वह कम है। दंगा बराबर दिल को दुखाने वाला होता है, दंगा दिल को पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। लेकिन कश्मीर बराबर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र भाई पर यह आरोप चस्पा करने की कोशिश करती है, देश फट जाएगा। बहनों भाइयों, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, उसी गुजरात के अहमदाबाद में 1969 में भी दंगा हुआ था।
बहनों भाइयों, सैकड़ों की संख्या में मस्जिदें जला दी गई थी, दरगाह जला दिए गए थे, मारे गए थे लोग। उस समय तो सोनिया जी आपको सांप्रदायिक सौहार्द की याद नहीं आई? आपने अपने मुख्यमंत्री को तो मौत का सौदागर नहीं कहा। असम के दिल्ली में हितेश शैकिया कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे 1983 में। बहनों भाइयों, उस समय 5-6 घंटे के अंदर 5000 से लेकर 6000 लोगों की जाने गई थी। उस समय तो उन्हें मौत का सौदागर सोनिया जी आपने नहीं कहा था। कैसे नरेंद्र भाई को कहती हैं? 12 वर्षों में केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण दंगा हो गया, नए नए मुख्यमंत्री बनकर गए थे, लेकिन उसके बाद कोई दंगा नहीं होने पाया। और आज मैं बताना चाहता हूं अपने मुस्लिम भाइयों को भी मैं बताना चाहता हूं, यह संदेश कश्मीर घाटी तक भी ले जाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, आज गुजरात राज्य में मुसलमानों की प्रति व्यक्ति आमदनी जितनी है, हिंदुस्तान के किसी राज्य में उतनी प्रति व्यक्ति आमदनी नहीं है। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो नरेंद्र भाई को जाता है। बराबर आपके मन के अंदर भय पैदा करके मुस्लिम भाइयों, कांग्रेस पार्टी ने आपका समर्थन और आपका वोट हासिल किया है। सेंस ऑफ फियर, भय पैदा करके आपका समर्थन हासिल किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके मन में सेंस ऑफ फियर पैदा करके, आपके दिल में दहशत और भय पैदा करके आपका वोट नहीं हासिल करना चाहती, बल्कि सेंस ऑफ फियर के स्थान पर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करके, भय के स्थान पर प्यार और मोहब्बत पैदा करके हम सबका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। हम इस सच्चाई को समझते हैं, जब भारत के सभी जाति, सभी धर्मावलंबियों का विकास नहीं होगा, तब तक भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने का हमारा स्वप्न यह कभी साकार नहीं हो पाएगा। इस सच्चाई को भी मैं समझता हूं। और बहनों भाइयों, आप लोगों ने अद्भुत प्यार दिया है। और आज हिंदुस्तान के जिस भी कोने में मैं जा रहा हूं, आज मैं देख रहा हूं, आज तो यहां स्टेडियम में भीड़ दिखाई दे रही है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभी यह चीजें आ रही है कि शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में नरेंद्र भाई की सार्वजनिक सभाओं में जितनी भीड़ हो रही है, ऐसी भीड़ कभी लोगों को देखने को नहीं मिल रही। यह जनता का प्यार है। और इनके कारण तो कांग्रेस के कुछ जैसे लगता है कि हौसले पस्त हो गए। आप जानते हैं इतनी डिप्रेशन में कांग्रेस चली गई है। कभी कहती है डिप्रेशन में चली गई है, कभी डिप्रेशन में जाने के कारण आदमी अनाप शनाप की बातें बोलता है। कभी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहरीली पार्टी है, कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी चोर है। अरे राहुल गांधी, मैं कहना चाहता हूं, जो सत्ताधारी दल होता है, जो सरकार में होता है, उसके चोरी करने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। हम तो प्रमुख विरोधी दल की भूमिका निभा रहे हैं। सरकार की गाढ़ी कमाई का पैसा जो सरकार के खजाने में जमा है, उसकी हम चौकीदारी कर रहे हैं, उसकी पहरेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को उसको लूटने की हम इजाजत नहीं देंगे। महंगाई पर नहीं बोलेंगे, नौजवानों की बेरोजगारी पर यह नहीं बोलेंगे। हम यदि बोलते हैं तो कहते हैं कि भाजपा वाले जहर उगलते। बहनों भाइयों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान में की हकीकत को आप समझते हैं। कौन सचमुच हिंदुस्तान के तकदीर को बदल सकता है, हिंदुस्तान की तस्वीर को बदल सकता है? हिंदुस्तान की सीमाएं जो आज सिकुड़ती जा रही हैं, कौन सिकुड़ती जा रही हैं, उन सीमाओं को सिकुड़ने से कौन बचा सकता है? इसका मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कौन बचा सकता है? इस सवाल का जवाब आपसे चाहता। तो बहनों भाइयों, आइए मैं सभी का, समाज के सभी जाति, सभी मजहब, सभी धर्मावलंबियों से यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने एकात्म मानव दर्शन, जो भी मनुष्य है उसमें आत्मीय रिश्ता कैसे बने, चाहे वह
किसी भी जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म को क्यों न मानने वाला हो, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी दार्शनिक अवधारणा लेकर चलने वाली से हिंदुस्तान में कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आगामी लोकसभा चुनाव में बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की झोली जम्मू कश्मीर की सभी सीटों से भर दीजिए, यही अपील करते हुए और आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं।